अगला क्वेश्चन 159। एक तो इसके लिए तो आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, वो आपने अगर ग्राफ देखा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं, या फिर एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि टॉर्क मतलब जो घूमने की शक्ति है, ठीक है ना, वो एकदम पास में से जो पहिए को घुमाओ और एक थोड़ा दूर से ताकत लगाओ, तो दूर से अपन ताकत लगाते हैं तो ज़्यादा मोशन आता है ना। थोड़ा लंबा घुमावदार बल लंबा लगता है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एक पेन है, ठीक है ना, इस पेन के ऊपर आप बल लगा रहे हो, उसको गोल गोल घुमाना, वही तो हो गया टॉर्क। एक तो मैं इसको ये एकदम पास में रह करके यूँ करता हूँ, एक ऐसा दूर रह करके करता हूँ, तो ज़्यादा घूमेगा क्या, बढ़ता है बस। तो ये हो गया आपका इसका 159 का कौन सा बी, लिख लो आप, नोट करते जाओ। और 160 क्या है ये, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो ऐसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रोटर के अंदर जो शॉर्ट सर्किट चालक हैं, रोटर के अंदर जो शॉर्ट सर्किट चालक रखे हैं ना, उसमें से एक आध शॉर्ट सर्किट चालक खुल गया तो क्या इफेक्ट आएगा, ये प्रश्न ये है। वाइब्रेशन होगा, मोटर शुरू नहीं होगी, धीमी गति से चलेगी, या मोटर में अति गर्म होगी, ओवरलोड होगा, क्या होगा। मतलब प्रश्न समझ गए आप। प्रश्न क्या है कि आपके रोटर में ओपन हो गया, इसमें ये यदि खुले सर्किट में रोटर बार है ना, जो शॉर्ट सर्किट चालक है, उसको ओपन हो गया गलती से, या फॉल्ट आ गया, या आपने खुला रखा, तो क्या हो सकता है, तो मोटर गर्म होगी। या 161 161 ऐसी 3 फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। कौन से तार का उपयोग करते हैं रिवाइंडिंग के लिए, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, SE कॉपर वायर होता है, वो वाइंडिंग के काम आता है। PVC वायर जो है ये आपका जो समरसिबल मोटरें हैं उसके लिए काम आता है। और सिंगल कॉटन कवर्ड वाला है जो ट्रांसफार्मर जो है ना, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, उसमें उपयोग होता है। और डबल कॉटन कवर्ड, ये भी ट्रांसफार्मर जो खुले हुए हैं उसमें काम आता है। तो प्रश्न पूछा है आपका 3 फेज मोटर रिवाइंडिंग के लिए, तो SE इसको शॉर्ट में सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, ठीक है। तो इसका 161 का ए हो गया। 162 वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। वेजेज क्या है, पहले तो ये देखो कि वाइंडिंग, आप मोटर के अंदर वाइंडिंग करने के बाद स्लॉट का मुंह जो बंद करते हैं, उसके ऊपर जो बांस की खपची लगाते हैं ना, बंद करते हैं ताकि वाइंडिंग के वायर ऊपर नहीं आ जाए, या फाइबर या बांस ने ऐसा यूज़ करते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन क्या है, एम्पायर तो पेपर आता है, वो ये काम नहीं आता स्लॉट को बंद करने के लिए। ऑप्शन बी, ये भी नहीं, वो तो बांधने काम आता है। बांस ये काम आ सकता है, बांस से ही तो अपन मुंह बंद करते हैं, या इसमें बेकेलाइट होगा। ये टेरिलिन, ये धागा बांधने के काम आता है, स्लॉट को बंद करने के लिए बांस। तो ऑप्शन सही कौन सा हुआ, सी। अगला प्रश्न देखें, 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा, रोटर के चालक में, जैसे आपने रोटर देखा होगा ना, तो उसमें जो रोडे डाल के रखी है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ापन किया हुआ रहता है रोटर के अंदर, है ना। रोटर के अंदर थोड़ा सा स्लाइडली किया जाता है ताकि ये मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं हो, हमिंग नहीं हो, इसके लिए। तो अब उसमें ऑप्शन दिए हैं, अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करने, नहीं तो फ्लक्स तो भले वो टेढ़ा हो कि सीधा हो, मैक्सिमम फ्लक्स तो उसे जितनी करंट जा रही है उतनी जाएगी, तो ये तो संभव नहीं। स्ट्रे हानियाँ मतलब वो भी है कि हानियाँ तो लगभग बराबर ही रहेगी। और रोटर गति को स्थिर बनाने के लिए वही स्थिर, तो वो तो कांस्टेंट, तो वो तो टेढ़ा करो चाहे सीधा करो। मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड टॉर्क, अच्छी तरह चारों ओर से फील्ड बन जाए और टॉर्क अच्छा बन जाए, तो ये 164 का डी, 164 का डी आप नोट करो। उसके बाद फिर लास्ट में अपन और भी चेक कर लेंगे। 165 165 विच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ 3 फेज। बिना भार पे टेस्ट करना है, तो बिना भार पे क्या चीज़ टेस्ट की जाती है, उसकी कौन कौन सी हानियाँ टेस्ट होती हैं। आयरन लॉस, कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस और एयर फ्रिक्शन लॉस, है ना। तो कौन सी हानियाँ जो होती हैं, मतलब जो बिना भार के, कॉपर लॉस होता है, ताम्र हानियाँ हमेशा भार पे होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ट्रांसफार्मर हो चाहे, ताम्र हानियाँ जो होती हैं वो लोड पे होती है, वाइंडिंग में करंट जाता है, भार पड़ता है, तब उसके लॉसेस होते हैं। आयरन लॉस वो हिस्टेरिसिस लॉस वगैरह होते रहते हैं, वो उसमें भार पड़े या न पड़े, भार पड़ने पर थोड़ा वेरिएशन आता है, तो ये लो हानियाँ होती है। 166 मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि केवल 2 चर गति प्राप्त होती है।
स्टेटर में पोलों की संख्या को बदलकर। अब स्टेटर में पोलों की संख्या बदलनी है, मतलब आपको क्या करना है, वाइंडिंग चेंज करनी पड़ेगी सारी, पिच बदल जाएगा, कोयले का ग्रुप बदल जाएंगे वो सारे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो उच्च स्टार्टिंग, मतलब स्लिप रिंग मोटर का उपयोग ही इसीलिए होता है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए, कि जब रोटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है और धीरे धीरे बाद में जैसे रनिंग में आ जाए तो रेजिस्टेंस कम कर देते हैं ताकि वो हाई स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क के लिए। तो इसका ऑप्शन 167 का डी है। 168 ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर क्या काम करता है? आपने ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर देख ही लिया है। टाइमर क्या काम करता है? टाइमर कितनी देर तक स्टार का और डेल्टा का जो कॉन्टेक्टर आपको ऑन करना है ना, तो जो टाइमिंग के बाद फिर आपको डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन करना है उसके लिए, ट्रिप करने के लिए काम आता नहीं है। स्विच ऑन एट प्री सेट टाइम, ये नहीं है। चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, मतलब जब स्टार से डेल्टा करने के लिए, तो ये सही उत्तर इसका सी है। 169 विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए आपको कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? मेगर। जो मेगर है वही इंसुलेशन टेस्ट करने काम आता है। मल्टीमीटर है कंटिन्यूटी देखने काम आता है। शंट टाइप ओम मीटर रेजिस्टेंस देखने काम आता है, और सीरीज टाइप ओम मीटर वो भी रेजिस्टेंस देखने काम आता है। तो ये तो मेगर जो है वो इंसुलेशन के काम आता है, तो इसका उत्तर सही हो गया 169 का ए। 170 क्या कहता है कि वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? अब यहाँ एक चित्र दिया गया है, चित्र में आपको देखना है कि ये कौन सा टेस्ट है। आपका स्टेटर है, स्टेटर के अंदर जो सुई रखी है, चुंबकीय सुई, सुई क्या बताती है? पोल दिखाती है। ये नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। आपके कनेक्शन अगर स्टार्ट एंड स्टार्टर स्टार्ट एंड जैसे कनेक्शन उल्टे हो गए तो पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और उस पोलैरिटी को चेक करने के लिए आपको ये पोलैरिटी टेस्ट के लिए ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर देख लो कि इसमें ऐसा चित्र अगर है और उसमें ये तीर के निशान लगे हुए हैं, तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? ये आपका पोलैरिटी या ध्रुवता टेस्ट है। तो इसका उत्तर सही कौन सा है? ए। ठीक है। अब ये ग्राउंड टेस्ट इसमें है नहीं, क्योंकि मल्टीमीटर वगैरह इसमें लगाया थोड़ी है। एक बॉडी पे लगा के टेस्ट टाइम होता तो बता देते कि अभी ये ग्राउंड टेस्ट है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टार्टिंग करंट ऑन 3 फेज इंडक्शन मोटर? इंडक्शन मोटर की प्रारंभिक करंट क्या है? मोटर जब स्थिर होती है तो रोटर के अंदर जो है वो कोई बैक ईएमएफ नहीं होता है, और मोटर का जो रोटर है, रोटर एज ए ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी शॉर्ट है, इस तरह से शॉर्ट सर्किट चालक है इसके अंदर। तो स्टार्टिंग में 5 से 6 गुना, 5 से 6 गुना करंट होगा फुल लोड करंट का। अगला प्रश्न क्या है? स्टेटर साइड में 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्टेटर साइड से कैस्केड विधि में 2 स्लिप रिंग है मोटर लेकर के, और एक का रोटर दूसरे के स्टेटर में देते हैं। तो ये एक मेथड है। इसने ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ये लिख दिया है कि स्टेटर की साइड से 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अब स्टेटर की साइड से ही आपको कंट्रोल करना है, रोटर से कंट्रोल नहीं करना है, तो उसको स्पीड कंट्रोल करना है। स्टेटर की साइड से क्या बदल सकते हो आप? पोल बदल सकते नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर दो, तो वो फिक्स अपने आरपीएम का जो फार्मूला है 120 गुणा F/P है ना। कैस्केड विधि ये तो रोटर को कंट्रोल करने के लिए है, रोटर रियोस्टेट वो भी रोटर के लिए है ना। और रोटर सर्किट में जो करना है, अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्टेटर में आप क्या कर सकते हो? जो 3 फेज सप्लाई आप दी है तो उसमें आप क्या परिवर्तन कर सकते हो? रही बात घुमा फिरा के यही आता है ऑप्शन, आवृत्ति जो उसको सप्लाई दी जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर दो। फ्रीक्वेंसी चेंज कर दोगे तो स्पीड में अंतर आ जाएगा, क्योंकि आरपीएम का फार्मूला 120 गुणा F/P। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर? 3 फेज कला गति नियंत्रण की विधि क्या है? यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप इस चित्र को देख के बताएं कि ये कौन सा मेथड है स्पीड कंट्रोल करने का। यहाँ पर ये जैसे किया हुआ है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, स्टेटर को सप्लाई जा रही है, यहाँ ये 3 कर रखे हैं, इसका मतलब ये स्लिप रिंग है। तो स्लिप रिंग मोटर का जो आउटपुट है वो दे रखा है दूसरी मोटर को, दूसरी मोटर को सप्लाई दे रखी, इसको 3 फेज जोड़ा नहीं है। इसका 3 फेज सप्लाई कहाँ दी है? रोटर से दे करके ना। तो कैस्केड विधि जो होती है उसमें क्या होता है, एक स्लिप रिंग मोटर होती है, एक स्लिप रिंग मोटर से स्लिप रिंग से जो आउटपुट होती है वो अगली मोटर के स्टेटर में दी जाती है।
तो इससे उस मोटर का स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो ये कैस्केड विधि कहलाती है। चित्र देख लेना आप। सही उत्तर ए। अब अपन देखें आगे 174 3 फेज स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? क्या होना चाहिए 174 में? स्टार्टर में कौन सा शब्द यूज करते हैं? आपने स्टार्टर का जो डायग्राम बनाया ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम बनाया, उसमें 2 डायग्राम होते थे। कौन कौन से? एक तो पावर, एक कंट्रोल सर्किट। बस सीधी सी गणित है। तो कंट्रोल और पावर, इसमें ऑप्शन कौन सा है? 174 का डी। बाकी ओपन शॉर्ट में वो तो ट्रांसफार्मर में होता है ना। अगला देखें 175 लेदराइट पेपर का इंसुलेशन का मुख्य गुण क्या है? लेदराइट पेपर बाइंडिंग करते समय वो भूरे रंग का जो लेदराइट पेपर था, क्या उपयोग करते हैं इसका? वो स्लॉट का इंसुलेशन करने और 2 कोयलों के बीच में सेपरेटर के लिए काम में लेते थे। ये आपका बेहतर एजिंग एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। ठीक है, 175 का डी ऑप्शन सही है। अब 176 ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? मतलब आप जो वाइंडिंग करते हैं और साइडों में जो भाग रहता है उसको बांधने के लिए क्या उपयोग लेते हैं? टेरिलिन धागा, टेरिकॉटन का जो धागा आता है उससे बस वो साइडों की जो हिस्से वो बांधते हैं वो। ठीक है, 177 देखें क्या है? एसी वाइंडिंग में कफिंग। कफिंग का मतलब जो आपका स्लॉट है ना, स्लॉट के साइडों में जो किनारे मोड़ के रखते हैं ताकि वो पेपर खिसक करके साइड में नहीं आ जाए, इसके लिए फिसल करके ना किनारी जो है, किनारी को जो कफ है उसको मोड़ के रखते हैं, पीछे की तरफ टेप लगा देते हैं ताकि ये कॉलर जो है वो मजबूत हो जाए, स्लॉट का जो रगड़ खा के पेपर कटे नहीं। इसके लिए ऑप्शन डी 177 का डी। अगला है वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? टर्न जैसे एक साथ जुड़े हुए दोनों, सभी टर्न आपस में सीरीज में जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, एक टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, ऐसे सीरीज में जुड़े हुए। तो आपका 178 का ए, सभी टर्न आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, वो वाइंडिंग में कॉइल कहलाती है। 4 टर्न 5 टर्न की एक कॉइल बना दो, 5 टर्न की दूसरी कॉइल बना दो, दोनों को सीरीज में जोड़ दो, वो टर्न 10 टर्न हो गए, तो सब आपस में सीरीज में जुड़े रहते हैं। 179 किस प्रकार की एसी वाइंडिंग में विभिन्न पिचों पर कुंडली, प्रति पोल, प्रति कला की संख्या 1 से अधिक है? फ्लैट लूप, नॉन ओवरलैप। आपको कैलकुलेट करना है कॉइलों की संख्या प्रति फेज प्रति पोल, मतलब एक ग्रुप की संख्या आपको निकालनी है। तो सबसे पहले जो फार्मूला जो वाइंडिंग के समय आपको बताया था कि फेस इंटू पोल करना है, तो फेस इंटू पोल, पोल कितने हैं इसके? 4, 3 फेज है, 4 तो 12 हो गया। ठीक है, और उसमें कॉइलों की संख्या टोटल 36 है, तो एक ग्रुप में कॉइलों की संख्या कितनी हो गई? 36 3 आ गई ना। 3 कॉइल प्रति फेज प्रति पोल, ऑप्शन 180 का ए आएगा। यहाँ पर ये रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है, किस टाइप से बांधा जा रहा है, ये चित्र दे रखा है। आप मैनुअल हाथ से लपेट के, कोई फर्मे से कॉइल नहीं बन रही है, तो ये जो मेथड जो दिखाया गया है चित्र में, ये मेथड क्या है? हाथ से लपेटना। तो 181 का ए, 181 का ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 182 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार का स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? अब स्लिप रिंग मोटर को चलाने के लिए आपने स्टार्टर अलग से देखा, रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस टाइप, है ना। अब ये DOL तो अपने सिंपल स्क्वाल के इंडक्शन मोटर के लिए है। रोटर रेजिस्टेंस ये स्लिप रिंग के लिए होता है। 182 का बी, ऑटो ट्रांसफार्मर सबके लिए, मैनुअल स्टार डेल्टा वो तो नॉर्मल ही है। स्लिप रिंग है तो इसके लिए स्पेशल रोटर रियोस्टेट ही काम में लेते हैं। तो 182 का बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉलर? कॉलर का क्या कार्य है? यहाँ पर ये आया वाइंडिंग में कॉलर जो आप करते हैं, ये कॉलर जो है ये क्या काम करता है? कॉइल को बाहर निकलने से अटकाव देता है। तो इसका यूज़ क्या है? क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। भी ये आपकी जो फील्ड कॉइल है उसको चारों ओर इंसुलेटेड करें,
अगर ये कॉलर नहीं होगा तो अंदर तो आपने इंसुलेशन लगा दिया, लेकिन साइडों में कॉर्नर से हो सकता है बॉडी शॉर्ट हो जाए। तो चारों ओर इंसुलेशन देने के लिए ऑप्शन इसका ए। ठीक है।